यार बायोलॉजी के चैप्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सिलेबस इतना ज्यादा है कि हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का साफ होता जाता है। बट टेंशन नॉट, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है EDU मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो सबसे पहले प्रॉब्लम को आमने सामने देखते हैं। आई नो सिलेबस इतना बड़ा है कि जब तक आप लास्ट चैप्टर तक पहुंचते हो ना, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन, तो दिमाग से पूरा वॉश आउट हो जाता है। सही बोल रहा हो ना? और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आते हैं, एक अजीब सा डर लगने लगता है कि यार कुछ याद भी है या सब भूल गया। आई गेट इट बच्चों, एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यू आर नॉट अलोन इन दिस। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ये हमारा महा मैराथन रिवीजन। यहाँ पे हम सिर्फ घंटों तक हार्डवर्क नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू डू स्मार्ट वर्क। हम अपनी पूरी एनर्जी उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जिनकी एग्जाम में वैल्यू सबसे ज्यादा है, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर आ सके। यही है हमारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बोर्ड एग्जाम्स को कॉन्कर करने की। और स्मार्ट वर्क का पहला कदम क्या है? एग्जाम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। मतलब आखिरी दिनों में हमें ये पता होना चाहिए कि अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। हमें उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो चलो देखते हैं कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स आखिर हैं कौन से। ओके, अब ये स्लाइड देखो, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन अकेले लगभग 20 मार्क्स, उसके ठीक पीछे है रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स का, और फिर बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स। अगर आप सिर्फ ये 3 यूनिट्स मास्टर कर लेते हो ना, यू कैन लॉक इन अराउंड 48 मार्क्स। मतलब साफ है, हमारा मेन फोकस इन्हीं यूनिट्स पर होना चाहिए, ताकि हमारे स्कोर की फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई वेटेड यूनिट से, यानी कि जेनेटिक्स। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसकी जो टर्म्स हैं थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट डोंट यू वरी, हम इसके हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स में तोड़ देंगे। लेट्स मेक इट सुपर इजी। सबसे पहले चलो फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जीन क्या है? सिंपल भाषा में ये आपके DNA का वो पार्ट है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जैसे प्लांट की हाइट। और एलेल क्या है? वो उसी जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट के लिए जीन एक ही है, बट उसके 2 एलेल हो सकते हैं। एक कैपिटल T जो प्लांट को लंबा बनाता है, और दूसरा स्मॉल t जो उसे छोटा बनाता है। सो सेम जीन बट डिफरेंट एक्सप्रेशंस, दैट्स इट। चलो अब देखते हैं मेंडल का फेमस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सोचो मेंडल ने क्या किया होगा। स्टेप 1, उन्होंने प्योर पेरेंट्स लिए, एक प्योर टॉल यानी होमोजाइगस टीटी और एक प्योर ड्वार्फ यानी स्मॉल टीटी। स्टेप 2, इनसे गैमेज बनाए। टीटी से तो सिर्फ टी गैमेट ही बनेगा और स्मॉल टीटी से सिर्फ स्मॉल टी। स्टेप 3, जब इनका क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टीटी बने, मतलब हेट्रोजाइगस, लेकिन दिखने में सारे के सारे टॉल थे। इंटरेस्टिंग। स्टेप 4, फिर उन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई, यानी टीटी का क्रॉस टीटी से। और अब आने वाला है F2 जनरेशन का माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। और ये रहे हमारे मैजिक रेशोज। जब हम F2 जनरेशन का पुनित स्क्वायर बनाते हैं तो क्या मिलता है? एक TT, 2 TT और एक TT। दिखने में यानी फिनोटिपिकली 3 प्लांट टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा, तो फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1। लेकिन जेनेटिकली उनके अंदर के जीन्स अलग हैं। एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक प्योर ड्वार्फ है। इसलिए जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। यहाँ पे की पॉइंट ये है कि टीटी प्लांट दिखता तो टॉल है, बट उसके पास ड्वार्फिज्म का टी अलील भी छुपा हुआ है। अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। आई नो इसका 9:3:3:1 रेशियो देख के ही डर लगता है, बट डरना बिल्कुल नहीं है। आई हैव अ सुपर कूल ट्रिक फॉर यू। ये जो रेशियो है 9:3:3:1, ये बस 2 मोनोहाइब्रिड रेशियोज यानी 3:1 को आपस में मल्टीप्लाई करके आता है। 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट 9:3:3:1। अब उस बड़े से पनेट स्क्वायर को रेशियो के लिए रटने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल राइट? नाउ व्हाट्स रियली कूल इज द टेस्ट क्रॉस। सोचो कि तुम एक जेनेटिक डिटेक्टिव हो। मान लो तुम्हारे पास एक टॉल प्लांट है, पर तुम्हें नहीं पता कि वो अंदर से प्योर टॉल टीटी है या हाइब्रिड टॉल टीटी है। कैसे पता लगाओगे? सिंपल, हम उसका क्रॉस उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट यानी टीटी से करवाते हैं। अगर सारे बच्चे टॉल आए तो वो ओरिजिनल प्लांट टीटी था, और अगर आधे टॉल और आधे ड्वार्फ आए तो वो पक्का टीटी था। इट्स लाइक अ सीक्रेट वेपन टू अनकवर द हिडन जीनोटाइप।
ऑसम। अब जब हमने जेनेटिक्स की नींव, उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो चलो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे हाई स्कोरिंग एरियाज की तरफ। हम वही सिंपल ब्रेक डाउन वाली स्ट्रैटेजी बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी जैसे चैप्टर्स पर भी अप्लाई करेंगे। चलो इन्हें भी मास्टर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन से डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो इन 4 को तो बिल्कुल याद रखना है। पहला, बीटी कॉटन, जिसने कॉटन प्लांट्स को कीड़ों से बचाकर फार्मर्स की बहुत हेल्प की। दूसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसे हम ह्यूम्युलिन भी कहते हैं, जो डायबिटीज के लिए एक लाइफ सेवर है। फिर है आरएनए इंटरफेरेंस, एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक जिससे हम हार्मफुल जीन्स को स्विच ऑफ या साइलेंस कर सकते हैं। और आखिर में जीन थेरेपी, जो जेनेटिक बीमारियों को उनकी जड़ से यानी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके ठीक करने का पोटेंशियल रखती है। चलो अब इकोलॉजी का एक फेमस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आता है। जमीन पर पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा सीधा होता है, अपराइट, बट समुंदर में ये अक्सर उल्टा यानी इन्वर्टेड क्यों होता है? सोचो सोचो, क्या रीजन हो सकता है इसका? और इसका आंसर बहुत ही फैसिनेटिंग है। देखो, समुंदर में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, वो इतनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं और बड़ी मछलियां उन्हें इतनी तेजी से खा जाती हैं कि किसी भी एक मोमेंट पर उनका टोटल मास, जिसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, उनको खाने वाली फिश से कम होता है। इसीलिए प्रोड्यूसर का बेस छोटा और कंज्यूमर का लेवल बड़ा हो जाता है और पिरामिड उल्टा दिखता है। इट्स ऑल अबाउट द हाई टर्नओवर रेट। एवोल्यूशन में होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स का डिफरेंस आपसे जरूर पूछा जाएगा। लेट्स कीप इट सिंपल। होमोलॉगस ऑर्गन्स, इनका ओरिजिन सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट, जैसे इंसान का हाथ, चीता का पैर और व्हेल का फ्लिपर। सबका बोन स्ट्रक्चर अंदर से सेम है पर काम अलग अलग हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसे याद रखो HD से, होमोलॉगस, डाइवर्जेंट। दूसरी तरफ है एनालॉगस ऑर्गन्स। इनका ओरिजिन अलग अलग होता है पर फंक्शन सेम होता है, जैसे एक चिड़िया के पंख और एक तितली के पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं पर उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लुक एट दिस, बायोडाइवर्सिटी का कितना ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन है। इनवर्टेब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है? ऑफ कोर्स इट्स द इंसेक्ट्स, बट बोर्ड एग्जाम्स में बाकी का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। इसे याद करने का एक फनी सा तरीका है, बस एक फ्रेज याद रखो। ओ मेडिकल कॉलेज, यहाँ I फॉर इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद O फॉर अदर एनिमल ग्रुप्स, M फॉर मॉलस्क्स एंड C फॉर क्रस्टेशियंस। ओ मेडिकल कॉलेज, इजी पीजी। देखो बच्चों, सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एक तरफ और एग्जाम का मेंटल प्रेशर एक तरफ। सही स्ट्रैटेजी और नॉलेज के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट और खुद पर विश्वास होना भी उतना ही जरूरी है। सो फॉर द नेक्स्ट मिनट लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट। और इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लो, डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तुमने पूरे साल मेहनत करी है और इन आखिरी दिनों में भी कर रहे हो, तो पेपर अच्छा ही जाएगा। Believe me, your hard work will definitely pay off. अपनी प्रेपरेशन पर भरोसा रखो। तो चलो अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक फाइनल क्लियर गेम प्लान में समराइज करते हैं। These are the final actionable steps जो आपको एग्जाम से पहले के आखिरी कुछ दिनों में लेने हैं। So here is your final checklist. सबसे पहले हाई वेटेड यूनिट्स जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक और रिप्रोडक्शन पर अटैक करना है। मुश्किल टॉपिक्स को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ो, जैसे हमने अभी किया। सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जैसे पन्नेट स्क्वायर या इंसुलिन प्रोडक्शन, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना नॉन नेगोशिएबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आखिरी बात, तुमने घंटों पढ़ाई की है, तुमने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं, तुमने बहुत मेहनत की है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड और आई एम टेलिंग यू, यू आर रेडी। अब जाओ और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। ऑल द वेरी बेस्ट, यू विल एब्सोल्युटली रॉक इट।